बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे उन चीज़ों से जिनको हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर छोड़ा था। अपने लेक्चर को वहीं से दोबारा रिज्यूम करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि बिज़नेस जो है उसकी हम क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। हमें पता था कि बिज़नेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ ओनरशिप स्टेटस, और इस क्लासिफिकेशन का एक और नाम मैंने लिखा था जिसको मैंने कहा था लीगल रिकग्निशन। लीगल रिकग्निशन कहते हैं कि किस तरह से कानून उस बिज़नेस को देखता है या आया उसको रिकग्नाइज करता है कि नहीं करता। ठीक है। और जो दूसरी तकसीम थी, जो दूसरी क्लासिफिकेशन थी बिज़नेस की, वो थी बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेंट्री, या दूसरे नंबर पर बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। ऑपरेशन के बारे में मैंने कल ये बताया था कि बेसिकली ऑपरेशन किसी भी बिजनेस का वो काम होता है जिस को करना उस बिजनेस का जो काम बेसिकली उस बिजनेस का असल काम होता है उसको ऑपरेशन कहते हैं। अब इसकी तीन जो है कैटेगरीज मैंने बयान की थी। पहला मैंने ये बताया था कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है। मैन्युफैक्चर करने का मतलब होता है बनाना। तो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है कि जो चीज़ें ये सेल आउट कर रहा होता है उनको बना भी खुद रहा होता है, यानी कि उसका जो ऑपरेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी बिस्किट बनाकर बेचती है। इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्योंकि वो बिस्किट बना रही है और बनाने के बाद उसको बेच रही है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी जो सेकंड डिवीज़न आप कह सकते हैं वो ये होता है एक ट्रेडिंग कंसर्न या एक ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है। ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ कहीं से ख़रीदते हैं और उस चीज़ को आगे सेल आउट कर देते हैं, यानी कि आपने खुद चीज़ नहीं बनाई बल्कि जो शख्स वो चीज़ बना रहा है, जो कंपनी ये चीज़ बना रही है, आपने वहाँ से उस चीज़ को परचेज़ किया और उसके बाद आगे अपने कस्टमर्स को बेच दिया। फॉर एग्जांपल, अब हमने जब बिस्किट ख़रीदना होता है तो हम ये लू की फैक्ट्री में या पीक फ्रीज की फैक्ट्री में नहीं जाते कि हम हमें ये बिस्किट दे दें, बल्कि हम क्या करते हैं, हम अपने करीबी तरीन जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है हम वहाँ जाते हैं, या जो भी करीब तरीन हमारे दुकान होती है हम वहाँ जाते हैं और अपनी मर्ज़ी का बिस्किट जो है वो ख़रीद कर घर आ जाते हैं। तो ये जो दुकान है जिससे हमने अपना बिस्किट परचेज किया है, बेसिकली इसने हमें बेचने के लिए और हमारे तरह के बाकी कस्टमर्स को बेचने के लिए ये बिस्किट्स परचेज किए हैं फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर दैट प्रोड्यूस दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसे बिजनेस का जो ऑपरेशन है बेसिकली उसको हम कहते हैं कि ये बिजनेस जो है ट्रेडिंग करता है। और तीसरी मैंने कल बात बताई थी कि तीसरी हमारे पास जो है वो सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है। और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हमारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों को। ना ये कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं ना ये कुछ ट्रेड करते हैं, मतलब ट्रेड तो करते हैं लेकिन गुड्स में नहीं करते, सर्विसेज अपनी ट्रेड करते हैं। तो ये जो है ऐसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री, और ये भी बाकायदा तौर पर एक बिजनेस होता है। जो कमर्शियल हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये भी बेसिकली अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉफिट अपना बिल्ड कर रहे होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, या आपकी जितनी भी लॉ फर्म्स हो गई, अकाउंटेंट्स की फर्म्स हो गई, ये सारी की सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही होती है लोगों को, कस्टमर्स को, और उससे जो है वो अपना इनकम या अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही होती हैं। यहाँ पर एक बात और जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप लोग जान लें कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस से जो अर्निंग हमें हो रही होती है उसको हम नॉर्मली रेवेन्यू बोलते हैं, जबकि जो सर्विस इंडस्ट्री से हमारी इनकम आ रही होती है उसको हम नॉर्मली फी बोलते हैं। दिस वाज समथिंग सेट बाय द वे कि आप लोगों को एक रेलेवेंट थोड़ी सी चीज़ एक और पता चल जाए जो आगे चल के इंशाल्लाह ताला आपको काम आएगी। ये तो हमने देख लिया अच्छे तरीके से कि बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन या इन्वेंट्री। यहाँ पर इन्वेंट्री सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को नॉलेज देने की हद तक यहाँ पर नाम लिखा है।
अब इस डिवीजन को इन्वेंट्री के एतबार से किस तरह से स्टडी किया जाएगा इंशाल्लाह ताला, जब हम अपना डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे IAS 2 इन्वेंट्री का, तो उस वक्त आप हजरात जान सकेंगे कि ये जो तीनों टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस या सर्विस बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री, तो इसमें इन्वेंट्री के एतबार से क्या बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग फीचर है या क्या ऐसी चीज़ है कि जो इन तीनों बिजनेसेस को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं जनाब ओनरशिप स्टेटस या लीगल रिकग्निशन के एतबार से। कल इस पर भी हमने बात की थी कि या तो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। इसमें जो हमने बात की थी वो ये की थी कि एक बंदा है, सोल का मतलब होता ही एक, और प्रोप्राइटर जो है वो बेसिकली ट्रेडर को भी कह सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक बंदा जो है वो बिजनेस का मालिक होता है, तभी इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। बिजनेस का ओनर वो होता है, वो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज भी कर रहा होता है, भले वो अपने अंडर कई लोगों को ऑपरेट कर ले। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका अगर एक मालिक है, अब जाहिर है कि वो एक अकेला वहां पर खड़ा रह के तो सारे काम नहीं सर अंजाम देगा, बल्कि उसने कुछ सेल्समैन रखे होंगे, कुछ कैशियर रखा होगा, हो सकता है कोई अकाउंटेंट भी उसने हायर किया हुआ हो अपनी जो है चीज़ों को, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, और हो सकता है कि और भी उसने अपना स्टाफ जो है वो रखा हो, उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, और हो सकता है कि वो लोग उसके बिहाफ पर वो बिजनेस मैनेज भी कर रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली तो वो खुद ही उस स्टाफ के साथ भी इंगेज करेगा ना। अगर उसने कुछ मैनेजर्स भी रखे हुए जो कि उसके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो उसका इंटरेक्शन अपने मैनेजर्स के साथ तो बदस्तूर रहेगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व। आ रही बात समझ में? तो दूसरी बात जो है, जो इम्पोर्टेंट बात है इसके हवाले से, वो ये थी, हमने इसको अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटर के बारे में, कि सोल प्रोप्राइटर जो है बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए, ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट तो हमेशा चाहिए होती है, जो कि आप खुद जो है वो उसमें बिजनेस में डालते हैं, जिसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट कहते हैं किसी भी जगह पैसा लगाना इस नीयत से कि आपको वो पैसा जो है वो रिटर्न या प्रॉफिट जो है देगा इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम नॉर्मली, बल्कि कॉन्टिन्यूसली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं अपने बिजनेस में, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को जो है वो कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल जो है बेसिकली ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट इनसाइड द बिजनेस, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। ये जो कैपिटल है, अपने बिजनेस का कैपिटल भी सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर जो है वो खुद प्रोवाइड करता है, और उससे फिर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। बिजनेस की जो भी अर्निंग्स होती हैं, यहाँ अर्निंग से मेरी मुराद प्रॉफिट्स हैं, वो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटर के होते हैं। इसी तरह अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस उसको कोई लॉस इंक्योर हो जाता है, तो वो लॉस भी सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर ही ने बर्दाश्त करना पड़ता है। और कानूनी तौर पर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस अलहदा से रिकग्नाइज नहीं किया जाता, बल्कि जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है वो यही समझा जाता है कि ये जो इनकम है इस बिजनेस की, ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटर की इनकम है, और अपने इस बिजनेस की इनकम के ऊपर सोल प्रोप्राइटर बाकायदा टैक्स पे करता है। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैसे ही सोल प्रोप्राइटर इस बिजनेस को बंद कर दे, यानी कि इसको बिजनेस को क्लोज कर दे, या लेट सपोज उसकी मौत वाक़ई हो जाए, तो उस सूरत के अंदर सोल प्रोप्राइटर का जो एक बिजनेस है ये भी इन द साइट ऑफ लॉ डेड समझा जाता है, यानी कि वो बिजनेस इट सीजेस टू एग्जिस्ट। यहाँ पर हम अपनी किताब भी कुछ देख लेते हैं कि आपकी किताब के अंदर इस हवाले से जो है वो क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। जी, लिखा हुआ है आपकी किताब में कि देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज पर्सनली लायबल फॉर एनी अनपेड डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। अब देखें, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो हर चीज़ आप कैश के ऊपर नहीं ले रहे होते। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ़ौरन जब आप उसको ख़रीद रहे होते हैं तो आप उसकी नकद पेमेंट कर देते हैं, और कभी कभार इस तरह होता है कि आप माल जो है वो ले रहे होते हैं लेकिन उसकी पेमेंट फ़ौरन नहीं कर रहे होते, बल्कि आपका अपने सप्लायर के साथ कुछ टर्म्स होती हैं जिसके ऊपर आपका उससे एग्रीमेंट होता है।
सप्लायर यहाँ पर वो एंटिटी है जो हमें जो हमारा मटेरियल जो हमें उससे चाहिए वो हमें सप्लाई करता है। ये कोई बिजनेस भी हो सकता है अलहदा से, ये कोई रिटेलर भी हो सकता है, कोई जो है वो भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है। तो बहरहाल हम क्या करते हैं, कभी कभार हम उससे मटेरियल ले लेते हैं लेकिन पेमेंट उसको फौरन नहीं करते, बल्कि हमारा उसके साथ एक सेट टाइम टेबल होता है कि भाई आज मैं तुमसे सामान लेकर जा रहा हूँ, लेट सपोज अगले हफ्ते या अगले महीने की इस तारीख को तुम्हें मैं पेमेंट करूंगा। अब ये जो हमने इसको पेमेंट करनी है ये हमारे ऊपर बाकी है, यानी कि हमारे जिम्मे वाजिबुल अदा है, यानी कि इट इज समथिंग पेएबल अपॉन अस, कि हमने वो पेमेंट उसको करनी है। दैट अमाउंट इज पेएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 रुपए की कुर्सियां, मैं लेट सपोज कुर्सियों को खरीदने का और आगे उनको बेचने का काम करता हूं, यानी कि आई एम बेसिकली माई ऑपरेशन इज ट्रेडिंग, आई एम ए ट्रेडिंग कंसर्न। सो आई बॉट chairs worth rupees 50,000 from my सप्लायर, और मैंने उससे ये प्रॉमिस किया है कि मैं उसको अगले महीने की 15 तारीख को उसका बिल क्लियर कर दूंगा। तो जब तक मैं उसका बिल क्लियर नहीं करता था, हालांकि मैंने अपने बिजनेस के लिए उससे उधार लिया, मैंने अपने किसी पर्सनल काम के लिए उधार नहीं लिया, लेकिन फिर भी चूंकि वो बिजनेस मेरा है एंड आई एम अ सोल प्रोप्राइटर एंड आई एम अ ट्रेडर, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस लाइबिलिटी को जो कि मेरे ऊपर खड़ी हुई है 50,000 की, मैं उसको पे करूं। यानी कि एनी लाइबिलिटी जो कि मेरे बिजनेस की वजह से मुझ पर आई है उसको पे करनी तो मैंने ही है, लेकिन यह है कि वो बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं समझी जाएगी बल्कि वो मेरी लाइबिलिटी समझी जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर मैं उस लाइबिलिटी को पे न कर पाया तो उस सूरत में क्या होता है कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, तो मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी।